हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि बेटा हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के अनसॉल्व पेपर को, जिसमें फिजिक्स के 6 सेट कंप्लीट कर दिए हैं। बहुत ही जल्द 2024 का 7वां सेट लेकर आएंगे और 7वें सेट के बाद फिर हम चले जाएंगे 2023 के सेटों में, और उसके बाद फिजिक्स ऐसे केमिस्ट्री के अंदर भी 2024 के करा के 2023 के सेटों कराएंगे, और लाइव क्लास के अंदर आपको इम्पोर्टेंट सीरीज भी कराएंगे। क्लियर? तो आज हम केमिस्ट्री का सेट नंबर 6 लेकर आए हुए हैं, जिसका कोड है GF। जिसका कोड क्या है? GF है। और जैसा कि हमारे पहले क्वेश्चंस में विकल्प दे रखे होते हैं, उन विकल्पों को कर रहे हैं। देखो, सबसे पहला विकल्प है नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला अणुसंख्य गुणधर्म है। सबसे पहले आपसे ध्यान होना चाहिए कि अणुसंख्य गुणधर्म कौन होते हैं। अणुसंख्य गुणधर्म आपको पता होने चाहिए कौन कौन से अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं। तो पहला है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। दूसरा आपका परासरण दाब। तीसरा अणुसंख्य गुणधर्म आपका है हिमांक में अवनमन यानी कमी। चौथा आपका क्वथनांक में उन्नयन यानी वृद्धि। तो ये 4 आपके अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं, और इसमें आपसे पूछा है निम्न में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है। तो ध्यान रखना, इसमें विकल्प नंबर 1, जो आपका विकल्प नंबर 1 कौन सा? परासरण दाब, यानी इसका पहले का विकल्प नंबर पहला सही है, ए वाला। क्लियर? पहले का ए सही है, ध्यान रखना। उसके बाद अब आते हैं खंड खा पे। खंड खा है निम्नलिखित में किस यौगिक में Mn की ऑक्सीकरण संख्या +6 है। देखो, Mn2O3, Mn की निकालनी है, X पर कितने हैं? 2, प्लस एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होता है? 2 माइनस पर ऑक्सीजन कितने? 3। इसके ऊपर कोई आवेश नहीं, बराबर 0। 3 दूनी 6 यानी 2x प्लस माइनस माइनस और 3 दूनी 6 बराबर 0। ये माइनस के दूसरी ओर जाके प्लस के हो जाएंगे, अर्थात 2 3 6, यानी इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या निकली वो कितनी निकली है? +3। पर हमें निकालना क्या है? यानी पहला विकल्प गलत है। अब आते हैं दूसरा वाले पे। दूसरे वाले में K2MnO4 सेकेंड विकल्प में जा रहे हैं। एक K की होती है 1 प्लस ऑक्सीकरण संख्या, पर ऐसे K 2 है, 2 से मल्टीप्लाई प्लस Mn की निकालनी है X। एक ऑक्सीजन पे कितना माइनस होता है? 2, पर ऑक्सीजन है कितने यहाँ पर? 4, तो 4 से मल्टीप्लाई बराबर, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है तो बराबर 0। 2 एकम 2 प्लस x प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8 बराबर 0। 8 में से 2 गया तो बचेगा कितना? माइनस के 6 बराबर 0। दूसरी ओर जाके ये हो जाएंगे प्लस के 6, यानी इसका भी विकल्प नंबर बेटा कौन सा सही है? इसका विकल्प नंबर बी सही है। ठीक है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर ग क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा उभयदंती लिगेंड के समान व्यवहार करता है। तो वे लिगेंड जिनके पास 2 या 2 से अधिक दाता परमाणु तो उपस्थित होते हैं, किंतु केंद्रीय धातु परमाणु से केवल एक ही दाता परमाणु आवंटित रहता है, तो इस प्रकार के लिगेंड उभयदंतुक लिगेंड कहलाते हैं। अब इसमें देखो, यहाँ पर जो हमारे H2O, एथिलीन डाइएमीन और NH3, ये बेटा सबके सब एक दंतुक लिगेंड। यहाँ पर जो EN है एथिलीन डाइएमीन, यह 2 दंतुक लिगेंड है, ये वाले एक दंतुक लिगेंड है। क्लियर? उसके बाद यहाँ पर जो NO2 है, ये NO2 कैसा है? उभयदंतुक लिगेंड।
यानी नाइट्रोजन भी दाता परमाणु है और यहाँ पर ऑक्सीजन भी कैसा है, दाता परमाणु है। क्लियर। तो यहाँ पर जो उभय दंतुक लिगेंड होगा वो कौन सा होगा, विकल्प नंबर सी। उसके बाद घ प्रश्न बोल रहा है एसिड क्लोराइड के रोजरमुंड अपचयन से क्या प्राप्त होता है। तो हेडिंग है हमारी रोजरमुंड अपचयन। रोजरमुंड अपचयन होता है एसिड क्लोराइड का कराते हैं, एसिड क्लोराइड का कराएंगे अपचयन, उत्प्रेरक पैलेडियम बेरियम सल्फेट। होगा क्या, बॉन्ड तोड़ेंगे क्लोरीन और कार्बन के बीच से। तो जब बॉन्ड तोड़ा तो मुक्त हुए इलेक्ट्रॉनों पर किसको भेजना है, H को। तो एक क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा, एक H जिसके पास, एक कार्बन का H बॉन्ड, एक कार्बन का बॉन्ड मुक्त होगा, एक H इस पे पहुंच जाएगी, अर्थात R C डबल बॉन्ड में O, इसके पास एक H और प्लस में HCl। तो कौन बनेगा, ये एल्डिहाइड। कौन बनेगा, एल्डिहाइड। क्लियर। तो एसिड क्लोराइड से, एसिड क्लोराइड से किसको बनता है, जब इसका हम रोजरमुंड अपचयन कराएंगे तो एल्डिहाइड बनेगा। ठीक है। उसके बाद इसको नोट करिए, तब आगे करा रहे हैं, नोट करो। इसके बाद प्रश्न नंबर ड और ड बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आइसोसाइनाइड परीक्षण देता है। तो आइसोसाइनाइड परीक्षण केवल देती है प्राथमिक एमीन। कौन देगी, प्राथमिक एमीन। प्राथमिक एमीन। इस अभिक्रिया का नाम है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कार्बिल एमीन अभिक्रिया कैसे समझते हैं, किस तरीके से, देखो आइसोसाइनाइड कैसे बनेगी। देखो, जब हम प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म प्लस एल्कोहलिक KOH के साथ कराएंगे, इसको गर्म करेंगे, पर एक पोटेशियम एक ही क्लोराइड को लेकर बाहर होगा, यानी एक के केवल एक ही Cl को लेकर बाहर होगी, पर Cl 3 है तो K भी हम कितने कर ले रहे, 3। जब K को बढ़ाएंगे तो कौन बढ़ेगा, OH। तो 3 K 3 Cl के साथ बाहर हो जाएंगे, अर्थात 3 KCl। उसके बाद ऑक्सीजन के कितने अणु हो गए, तो आप बताओगे ऑक्सीजन के कितने अणु हो गए, 3। तो 3 अणु, तो एक ऑक्सीजन का अणु 2H को लेकर बाहर होता है, तो 3 ऑक्सीजन के अणु कितने किसको लेकर बाहर होंगे, 3 ऑक्सीजन के अणु 6H। तो देखो 1 2 3 4 और 2 6, कितने H2O बाहर हो गए, 2H2O प्लस बचा कौन, R, उससे बचा जुड़ा हुआ N, और यहाँ कौन बचा, C। और ये क्या बन गया, एल्किल आइसोसाइनाइड। तो साइनाइड आइसोसाइनाइड परीक्षण कौन देती है अभिक्रिया, कौन सी देगी, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कौन सी देगी, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। किससे होती है, प्राथमिक एमीन से। किससे होती है, प्राथमिक एमीन से। क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है न्यूक्लिक अम्ल में न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े होते हैं फास्फो एस्टर बॉन्ड द्वारा। तो यहाँ पर लिखेंगे फास्फो, इसका भी बेटा आंसर है विकल्प नंबर बी सही है। क्या है, फास्फो डाई एस्टर बंध द्वारा। क्लियर। तो यहाँ से ये हमारे क्या हो चुके हैं, विकल्प कंप्लीट हो चुके हैं, नोट करेंगे इनको। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरे का सवाल दे रखा आपको, ग्लूकोज जिसका मोलर द्रव्यमान दे रखा ग्लूकोज का, यानी Ma बराबर 180 ग्राम मोल इनवर्स। और इसे क्या किया, इस ग्लूकोज को 282 ग्राम को, सॉरी 2.82 ग्राम को ग्लूकोज का भार दे रखा है 2.82 ग्राम, यानी ये विलेय का भार हो जाएगा। इसको किसमें घोला गया है, 30 ग्राम जल के अंदर। तो 30 ग्राम जल, ये ज़्यादा मात्रा है तो ये विलायक हो जाएगा। घोला जाता है, विलयन की मोललता ज्ञात करनी है। तो विलयन की मोललता बराबर होती है
विलेय का भार किसमें होना चाहिए, ग्राम में, वट्टे विलेय का अड़भार इनटू विलायक का द्रव्यमान। अगर ग्राम में है तो ऊपर मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 1000 से। किससे कर देंगे, 1000 से। अब करेंगे हल। विलेय का भार कितना है, 2.82 वट्टे विलेय का अड़भार कितना है, 180 इंटू विलायक का द्रव्यमान कितना है, 30। किसमें है, ग्राम में, किलोग्राम। और इसको अगर किलोग्राम में चेंज करना, ऊपर 1000 से गुणा। देखो दशमलव हटाएंगे, नीचे 2 दशमलव है, 2 जीरो और बढ़ा दो तो होगा इससे क्या, इससे ये होगा कि 1 2 इससे 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगी। तो यहाँ पर बचेगा 282 बट्टे 18 3 54 यानी 540। 18 3 54 यानी 540। ठीक है, अब 540 का 282 में क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। 540 का 282 में भाग करेंगे, भाग जाएगा नहीं, भाग टूटे बिंदी 0। 5 25 लगभग 5 बार देखते हैं, 5 बार जा सकता है। तो 5 का 0, 5 चौक 20 और 5 25 और 2 27, 0 2 1। फिर से क्या करो, 0 5 दूनी 10 यानी 0.52 मोलर। 0.52 मोलर। क्लियर, ये इसका क्या आ जाएगा आंसर, प्रश्न नंबर दूसरे का। नोट करेंगे इसको। इसके बाद बेटा प्रश्न नंबर दूसरे का ख। दूसरे का ख क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्रोमाइड अयस्क से पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि का वर्णन कीजिए तथा डाइक्रोमेट आयन का संरचना सूत्र लिखिए। देखो सबसे पहले बनाएंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि। पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि देखो कैसे बनाते हैं, सबसे पहले समझो। पहले आप लेंगे क्रोमाइट अयस्क Cr2O3 2-, ये लेंगे Cr2O4 2-, ये लेंगे क्रोमाइट अयस्क। क्रोमाइट पहले बदलेगा किसके अंदर, क्रोमेट के अंदर, Cr2O4 के अंदर 2-, पहले किसमें बदलेगा, क्रोमेट के अंदर। अब ये क्रोमेट Cr2O4 2- अम्लीय माध्यम में क्रिया करेगा, अम्लीय माध्यम में क्या करेगा, क्रिया करेगा। और ये Cr2O4 बदल जाएगा Cr2O7 2- के अंदर। इसलिए इसके हमने कितने अड़ ले लिए, 2 अड़। तो 2 अड़, सॉरी यहाँ पर इसके हमने, हाँ इसके 2 अड़ ले लेंगे। तो 2 अड़ होने से क्या होगा, यहाँ पर Cr2 पर 4 दूनी 8 O हो जाएंगे। तो 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन लेंगे, 2 H आयन यहाँ से 1 O को लेकर बाहर। तो इस तरीके से हम क्रिया करेंगे, इसके हिसाब से क्रिया हम करेंगे। कैसे, पहले आप क्रोमाइट अयस्क लोगे, बदलेगा क्रोमेट के अंदर, फिर क्रोमेट का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कराएंगे तो वह बदल जाएगा डाइक्रोमेट में। किसमें बदल जाएगा, डाइक्रोमेट के अंदर। ठीक है, कैसे, सबसे पहले लेंगे क्रोमाइट अयस्क। क्रोमाइट अयस्क यानी FeCr2O4, ये है क्रोमाइट अयस्क। क्रोमाइट अयस्क, इसकी अब क्रिया क्षार NaOH और प्लस में वायु के साथ कराएंगे, गर्म। अब देखो ये Cr2O4 दूसरी ओर बदलेगा जाके Cr2O4 पर कितने -2। अब 2- के लिए प्लस कौन चाहिए, 2 Na यानी Na2Cr2O4 और ये बनेगा सोडियम क्रोमेट प्लस। जब ऑक्सीजन इस Fe के संपर्क में जाएगा तो इस तरफ का Fe2+, इस तरफ का Fe2+
दूसरी ओर बदल जाता है Fe3+ के अंदर, अर्थात Fe2O3 प्लस। ऑक्सीजन जब हाइड्रोजन के संपर्क में जाएगा किसको बाहर करेगा? H2O। किसको बाहर करेगा? H2O। तो पहले क्रोमाइड अयस्क बदलेगा सोडियम क्रोमेट के अंदर, उसके बाद सोडियम क्रोमेट को लेंगे Na2CrO4, इस सोडियम क्रोमेट को लेंगे सोडियम क्रोमेट, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करेगा। अब होगा क्या? देखो यहां से 2H कितने O को लेकर बाहर हो सकते? एक O को, पर यहां से ध्यान रखना बेटा, करना क्या है, लेकिन यहाँ का CrO4 बदल जाता है दूसरी ओर, CrO4 बदल जाएगा Cr2O7 के अंदर, Cr2O7 के अंदर। पर इस पे चार्ज कितना है? 2 माइनस। 2 माइनस का मतलब इसके साथ रहेंगे Na कितने? Na 2 ही रहेंगे। पर यहाँ पर Cr जब 2 करनी है तो 2 से मल्टीप्लाई, उसके बाद Na 2 दूनी 4, 4 Na में से 2 Na इसके साथ बाहर हुई हैं, सोडियम डाई क्रोमेट में 2 Na गई तो 2 Na इस SO4 को लेकर बाहर, यानी Na2SO4 प्लस 2H यहाँ से ऑक्सीजन केवल 7 बाहर किए हैं, 2 ऑक्सीजन बचेगा यहाँ पर, 4 दूनी 8 में से जब 7 ऑक्सीजन बाहर हो गए बचेगा 1 ऑक्सीजन, तो 1 ऑक्सीजन 2H के साथ बाहर, यानी H2 बाहर। इस सोडियम डाई क्रोमेट को लेंगे Na2Cr2O7 की अब क्रिया करा देंगे KCl के साथ। अब Na को बाहर करना है, K को जोड़ना है, 2 से गुणा कर देंगे, 2K 2 Na 2 Cl को लेकर बाहर, और 2K इसके साथ जुड़ जाएंगी, K2Cr2O7, और ये बन जाएगा पोटेशियम डाई क्रोमेट। ऊपर वाली अभिक्रिया इसको बैलेंस करने के लिए 4 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर Fe जब 4 हो गई तो 4 से यहाँ गुणा कर देंगे, सॉरी Fe 4 करने के लिए यहाँ पर कितने से गुणा करेंगे? केवल 2 से, 2 दूनी 4। उसके बाद क्रोमियम के अयस्क कितने हो गए? यहाँ पर 4 दूनी 8, Cr 4 दूनी 8, 8 से गुणा कर देंगे, ऑक्सीजन 8 दूनी 16, 16 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद ऑक्सीजन 4 चौक 16, 16 32, और 2 यहाँ पर कितने होते हैं? 34, पर इधर देखेंगे 8 चौक 32, 32 और 6 38, 38 और 1 39, पर यहाँ पर देखो हाइड्रोजन कितने हैं? 16, 16 हाइड्रोजन करने के लिए यहाँ पर कैसे गुणा कर दें? 8 से। 16 हाइड्रोजन करने के लिए कितने से गुणा कर देंगे? 8 से। अब देखो यहाँ पर 8 चौक 32 और 6 38 और 8 38 और 8 कितना हो जाएगा? 46। यहाँ पर 4 चौक 16, 16 दूनी 32, 32 और 7 दूनी 14, 32 और 14 कितना हो जाएगा? 46। क्लियर? तो ये हमारा क्या बन गया? पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि। अब इसकी पूछी है संरचना। क्या पूछी है? संरचना, डाइक्रोमेट की संरचना। तो डाइक्रोमेट की संरचना Cr और 2 Cr के बीच में, ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड होगा, एंगल इनके बीच में होता है 126 डिग्री C का। उसके बाद डबल बॉन्ड में O, डबल बॉन्ड में O और सिंगल बॉन्ड में O, इस पे माइनस, डबल बॉन्ड में O, उसके बाद डबल बॉन्ड में O और सिंगल बॉन्ड में O माइनस। क्लियर? ये इसकी बेटा क्या बनेगी? स्ट्रक्चर। इसकी ये क्या बन गई? संरचना। ठीक है, ये इसकी संरचना बन गई। यहाँ से ये बन गया पोटेशियम डाइक्रोमेट की संरचना। ठीक है, तो नोट करेंगे इस प्रश्न को, नोट कर लेंगे बेटा इस प्रश्न को। और इसके ऊपर कितना चार्ज है? इसके ऊपर चार्ज है 2 माइनस। ठीक है, और ये बनेगी डाई क्रोमेट की संरचना। नोट करेंगे। इसके बाद बेटा प्रश्न नंबर दूसरे का ग, और दूसरे का ग क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है उपसय संयोजक यौगिकों के बर्नर सिद्धांत की व्याख्या कीजिए।
तो उपसह संयोजन यौगिकों के बर्नर सिद्धांत की व्याख्या करेंगे। देखो, जो हमारा बर्नर सिद्धांत दिया था वह दिया था अल्फ्रेड बर्नर ने, और अल्फ्रेड बर्नर ने बताया कि किसी भी उपसह संयोजक यौगिक के अंदर, उपसह संयोजक यौगिक के अंदर उपस्थित जो धातु होती है वह धातु दो प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करती है। नंबर एक प्राथमिक संयोजकता या प्रमुख संयोजकता, नंबर दो द्वितीयक संयोजकता। तो प्राथमिक संयोजकताएं किसे बोलेंगे? तो प्राथमिक संयोजकताएं ऋणायनों द्वारा तो संतुष्ट होती हैं। दूसरा, इसे एक बिंदुदार रेखा द्वारा क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। बिंदुदार रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। प्राथमिक संयोजकता को उपसह संयोजक यौगिक में कोष्टक के बाहर रखा जाता है और इसकी जो आकृति होती है वह अदिशात्मक होती है, कोई निश्चित आकृति नहीं होती है। तो ये पॉइंट किसके हो गए? प्राथमिक संयोजकता के। अब बात करेंगे द्वितीयक संयोजकता की। तो प्रत्येक धातु की द्वितीयक संयोजकता की जो संख्या होती है वह निश्चित होती है, और जो यह संयोजकता धातु की क्या होती है? समन्वय संख्या होती है। क्लियर? दूसरा, इसकी संतुष्टि से संकुल भाग का निर्माण होता है। दूसरा क्या होगा? इसकी संतुष्टि से संकुल भाग का निर्माण होगा। तीसरा पॉइंट ये है, ये उदासीन या ऋणायनों द्वारा क्या होती हैं? संतुष्ट होती हैं। तो इसके बारे में पहले बेटा यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। इसके बाद नंबर तीसरा पॉइंट लिखेंगे। तीसरा पॉइंट ऊपर लिख दे रहा हूं मैं। तीसरा पॉइंट लिखेंगे ये BC, ये उदासीन तथा ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होती हैं। उदासीन या ऋणायनों द्वारा कैसी होंगी? संतुष्ट होती हैं। नंबर अगला क्या है? इसे एक सतत रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसे एक सतत रेखा इस तरीके से द्वारा प्रदर्शित करते हैं। सतत रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद इसकी जो आकृति होती है वह दिशात्मक होती है। इसकी आकृति कैसी होती है? इसकी आकृति दिशात्मक होती है। अब कैसे होगी दिशात्मक? इसको नोट कर लिया आप लोगों ने। अब देखो इसकी आकृति दिशात्मक कैसे बनेगी, देखो समझते हैं। मान लिया यह एक M धातु है और M धातु है, तो इसमें अगर उपसह संयोजन यौगिक की अगर समन्वय संख्या 6 है तो इसकी जो आकृति बनेगी वह आकृति बनेगी अष्टफल की। कौन सी बनेगी? यह आकृति क्या कहलाएगी? अष्टफली आकृति। उसके बाद जिस धातु की समन्वय संख्या कितनी है? 4। जिस धातु की समन्वय संख्या कितनी है? 4, वह दो प्रकार की आकृति बनाता है। एक तो चतुष्कफलकीय या जिसकी समन्वय संख्या कितनी है? 4, वह किस तरह की आकृति बनाएगा? या तो वर्ग समतली आकृति बनाएगा। ये निश्चित दिशात्मक आकृति होती है द्वितीयक संयोजकता की। क्लियर? तो इसके पॉइंट क्या हो गए? प्रत्येक धातु की द्वितीयक संयोजकता की समन्वय संख्या निश्चित होती है और जो संयोजकता धातु की समन्वय संख्या होती है। ठीक है। दूसरा, इसकी जो संतुष्टि से किसका भाग होगा? संकुल भाग का निर्माण होता है। तीसरा, ये उदासीन तथा ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होंगी। चौथा, इसे सतत रेखा द्वारा प्रदर्शित करेंगे। उसके बाद इसकी आकृति कैसी होती है? दिशात्मक होती है। क्लियर? उसके बाद एक पॉइंट और लिख लेंगे बेटा इसके अंदर, एक पॉइंट इसके अंदर और लिखेंगे
उपसह संयोजक यौगिकों को जलीय विलयन में, उपसह संयोजक यौगिकों के जलीय विलयन में द्वितीयक संयोजकता अपने आयनों में नहीं टूटती, जबकि प्राथमिक संयोजकता आयनित हो जाती है। क्लियर?